नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, जहां हम आपको ले चलेंगे एक अद्भुत सफर पर, ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर मानव सभ्यताओं की कहानियों तक। इस मत्स्य युग के दौरान भूमि स्पष्टतः पूरी तरह से निर्जीव थी। बंजर चट्टानों की चट्टानें और ऊंचे मैदान धूप और वर्षा के नीचे बिखरे पड़े थे। वहां कोई वास्तविक मिट्टी नहीं थी, क्योंकि तब तक न तो मिट्टी बनाने वाले केंचुए थे और न ही चट्टानों के कणों को तोड़कर फफूंद बनाने वाले पौधे, काई या लाइकेन का कोई नामो निशान नहीं था। जीवन अभी भी केवल समुद्र में ही था। बंजर चट्टानों की इस दुनिया में जलवायु के बड़े परिवर्तन हुए। इन जलवायु परिवर्तनों के कारण बहुत जटिल थे और उनका अभी भी सही ढंग से आकलन किया जाना बाकी है। पृथ्वी की कक्षा का बदलता आकार, घूर्णन ध्रुवों का क्रमिक विस्थापन, महाद्वीपों के आकार में परिवर्तन और संभवतः सूर्य की गर्मी में उतार चढ़ाव कभी पृथ्वी की सतह के बड़े क्षेत्रों को ठंड और बर्फ की लंबी अवधि में डुबोने की साजिश रचते थे और अब फिर से लाखों वर्षों के लिए इस ग्रह पर एक गर्म या सम जलवायु फैलाते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि विश्व के इतिहास में कई बार आंतरिक गतिविधियों के दौर आए हैं, जब कुछ लाख वर्षों के दौरान संचित उत्प्लावन ज्वालामुखी विस्फोट और उथल-पुथल की रेखाओं में फूट पड़े और पृथ्वी की पर्वतीय और महाद्वीपीय रूपरेखा को पुनर्व्यवस्थित कर दिया, जिससे समुद्र की गहराई और ऊंचाई बढ़ गई और जलवायु की चरम सीमाएं बढ़ गईं। और इसके बाद तुलनात्मक रूप से शांति के विशाल युग आए, जब पाला, वर्षा और नदियां पर्वतीय ऊंचाइयों को घिसकर नीचे गिरा देतीं और गाद के विशाल ढेरों को समुद्र तल को भरकर ऊपर उठा देती और समुद्र को और भी उथला और चौड़ा करके अधिकाधिक भूमि पर फैला देती। विश्व के इतिहास में उच्च और गहन युग और निम्न और समतल युग रहे हैं। अपने मन से यह विचार निकाल देना चाहिए कि पृथ्वी की सतह उसकी पपड़ी के ठोस होने के बाद से लगातार ठंडी होती रही है। इतनी अधिक ठंडक प्राप्त हो जाने के बाद आंतरिक तापमान ने सतह की स्थितियों को प्रभावित करना बंद कर दिया। हिमनद युगों के यानी एज़ोइक काल में भी अत्यधिक प्रचुरता और हिमपात के काल के निशान मौजूद हैं। मछलियों के युग के अंत में विशाल उथले समुद्रों और लैगूनों के काल में ही जीवन किसी भी प्रभावी तरीके से जल से स्थल पर फैला। निस्संदेह जिन रूपों के प्रारंभिक प्रकार अब प्रचुर मात्रा में दिखाई देने लगे हैं, वे लाखों वर्षों से दुर्लभ और अस्पष्ट तरीके से विकसित हो रहे थे, लेकिन अब उनका अवसर आया। इसमें कोई संदेह नहीं कि भूमि पर इस आक्रमण में पौधों ने पशु रूपों से पहले आक्रमण किया, लेकिन संभवतः पशुओं ने पौधों के प्रवास का बहुत करीब से अनुसरण किया। पौधे को जिस पहली समस्या का समाधान करना था, वह थी किसी ऐसे मजबूत सहारे की समस्या जो उसके पत्तों को सूर्य के प्रकाश से बचाए रख सके जब उत्प्लावक जल वापस ले लिया जाता था। दूसरी समस्या थी नीचे दलदली भूमि से पौधे के ऊतकों तक पानी पहुंचाने की, क्योंकि अब वह पास में नहीं था। दोनों समस्याओं का समाधान काष्ठीय ऊतकों के विकास से हुआ, जिसने पौधे को जीवित रखा और पत्तियों के लिए जल वाहक का काम किया। द रिकॉर्ड ऑफ द रॉक्स अचानक काष्ठीय दलदली पौधों की विशाल विविधता से भर गया। उनमें से कई बड़े आकार के थे, बड़े वृक्षकाई, वृक्ष फर्न, विशाल हॉर्सटेल और इसी तरह के अन्य पौधे। और इनके साथ युगों युगों से पानी के बाहर रेंगते हुए जानवरों की एक विशाल विविधता आई। इनमें सेंटीपीड और मिलीपीड थे, पहले आदिम कीड़े थे। प्राचीन राजा केकड़ों और समुद्री बिच्छुओं से संबंधित जीव थे, जो सबसे शुरुआती मकड़ियों और भूमि बिच्छुओं में बदल गए और बाद में कशेरुकी जानवर थे। कुछ प्रारंभिक कीट बहुत बड़े थे। इस काल में ड्रैगन मक्खियां थीं, जिनके पंख 29 इंच तक फैले हुए थे। विभिन्न तरीकों से इन नए गणों और वंशों ने स्वयं को हवा में सांस लेने के लिए अनुकूलित कर लिया था। अब तक सभी जानवर पानी में घुली हवा में सांस लेते थे और वास्तव में सभी जानवरों को अभी भी यही करना पड़ता है। लेकिन अब विभिन्न तरीकों से प्राणी जगत अपनी नमी की आपूर्ति करने की शक्ति प्राप्त कर रहा था जहां इसकी आवश्यकता थी। आज एक पूरी तरह से सूखे फेफड़े वाले व्यक्ति का दम घुट जाएगा।
उसके फेफड़ों की सतह नम होनी चाहिए ताकि हवा उनके माध्यम से उसके रक्त में जा सके। हवा में सांस लेने का अनुकूलन सभी मामलों में या तो वाष्पीकरण को रोकने के लिए पुराने जमाने के गलफड़ों के आवरण के विकास में, या शरीर के अंदर गहरे स्थित नलियों या अन्य नए श्वसन अंगों के विकास में निहित है, जो एक जलीय स्राव द्वारा नम होते हैं। कशेरुकी वंश की पूर्वज मछलियां जिन पुराने गलफड़ों से सांस लेती थीं, वे जमीन पर सांस लेने के लिए अनुकूल नहीं थे, और प्राणी जगत के इस विभाग में मछलियों का तैरने वाला मूत्राशय ही एक नया गहरा श्वसन अंग, फेफड़ा, बन जाता है। उभयचर कहे जाने वाले जंतु जैसे आज के मेंढक और न्यूट अपना जीवन पानी में शुरू करते हैं और गलफड़ों से सांस लेते हैं, और बाद में फेफड़ा कई मछलियों के तैरने वाले मूत्राशय की तरह ही विकसित होकर गले से एक थैलीनुमा उभार के रूप में सांस लेने का काम संभाल लेता है। जंतु जमीन पर आ जाता है और गलफड़े सिकुड़ जाते हैं और गलफड़े की झिल्लियां गायब हो जाती हैं। एक गलफड़े की झिल्लियों के उभार को छोड़कर, जो कान और कर्णपटह का मार्ग बन जाता है, जंतु अब केवल हवा में ही रह सकता है, लेकिन उसे अंडे देने और अपनी प्रजाति के प्रजनन के लिए कम से कम पानी के किनारे तक लौटना ही पड़ता है। दलदलों और पौधों के इस युग के सभी वायुश्वास लेने वाले कशेरुकी उभयचर वर्ग के थे। ये सभी आज के न्यूट से संबंधित थे और उनमें से कुछ का आकार काफी बड़ा था। यह सच है कि वे स्थलीय प्राणी थे, लेकिन उन्हें नम और दलदली जगहों में और उनके आसपास रहने की जरूरत थी, और इस काल के सभी विशाल वृक्ष अपनी आदतों में समान रूप से उभयचर थे। उनमें से किसी ने भी अभी तक ऐसे फल और बीज विकसित नहीं किए थे जो जमीन पर गिर सकें और केवल ओस और बारिश से मिलने वाली नमी से ही विकसित हो सकें। ऐसा प्रतीत होता है कि अगर उन्हें अंकुरित होना था तो उन सभी को अपने बीजाणुओं को पानी में बहाना पड़ा। तुलनात्मक शरीर रचना विज्ञान उस सुंदर विज्ञान के सबसे सुंदर विषयों में से एक है। एक प्राकृतिक दुनिया में अस्तित्व की आवश्यकताओं के लिए जीवित चीजों के जटिल और अद्भुत अनुकूलन का पता लगाना। सभी जीवित चीजें, पौधे और जानवर समान रूप से, मुख्य रूप से अधिक उपजाऊ चीजें हैं। उदाहरण के लिए, मछलियों से ऊपर के सभी उच्च कशेरुकी जंतु, जिनमें मनुष्य भी शामिल है, अंडे में या जन्म से पहले अपने विकास के एक चरण से गुजरते हैं, जिसमें उनके गिल छिद्र होते हैं, जो बच्चों के निकलने से पहले नष्ट हो जाते हैं। मछली की नंगी, पानी से धुली हुई आंख उच्चतर रूपों में पलकों और नमी स्रावित करने वाली ग्रंथियों द्वारा सूखने से सुरक्षित रहती है। हवा के कमजोर ध्वनि कंपनों के लिए कान के पर्दे की आवश्यकता होती है। शरीर के लगभग हर अंग में समान परिवर्तन और अनुकूलन हवाई परिस्थितियों से निपटने के लिए समान सुखाने का पता चलता है। यह कार्बोनिफेरस युग, उभयचरों का यह युग, दलदलों और लैगूनों में और इन जल के बीच निचले किनारों पर जीवन का युग था। अब जीवन बहुत दूर तक फैल चुका था। पहाड़ियां और ऊंची भूमि अभी भी पूरी तरह बंजर और बेजान थीं। जीवन ने हवा में सांस लेना सीख लिया था, लेकिन इसकी जड़ें अभी भी अपने मूल जल में थीं। इसे अभी भी अपनी प्रजाति के प्रजनन के लिए पानी में लौटना था।